वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे और चैप्टर 4 में फर्स्ट क्लास हमने पढ़ लिया था। चैप्टर का नाम है पदार्थ, धातु तथा अधातु, मेटल तथा नॉन मेटल, मेटल्स तथा नॉन मेटल्स। तो हमने इसके फिजिकल कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया था, यानी धातु तथा अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिया था। ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देखिए पहले। तो अगर आप वो क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भौतिक गुण क्या होते हैं। तो धातु तथा अधातु की जब हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले हम उनके भौतिक गुणधर्म की बात करते थे, ऐसे गुणधर्म जो देखने से पता चल जाते हैं। तो हमने देखा था कि धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, कठोरता होती है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता होता है, ये सारे गुणधर्म होते हैं। और हमने देखा था कि कुछ धातु के नाम देखे थे और कुछ अधातु के नाम देखे थे। तो वो वाली क्लास आप लोग मिस मत कीजिए, ज़रूर देखिए। और अब हम इस क्लास में आगे की चीज़ पढ़ेंगे कि जब धातु और अधातु की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब कोई धातु और अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो जब कोई धातु यानी कि मेटल, इसको मैं एम से लिख रही हूँ, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो बना लेता है मेटल का ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड। जो धातु होगी वो और उसका ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो धातु का ऑक्साइड बन जाता है। जब कोई धातु अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो धातु का ऑक्साइड बनाता है। अब एक क्रियाकलाप है, वो देखते हैं। यहाँ देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, दो रिएक्शन, आयरन तथा मैग्नीशियम। आयरन और मैग्नीशियम दोनों क्या हुआ, धातु की कैटेगरी में आते हैं। जब आयरन ऑक्सीजन तथा जल से अभिक्रिया करता है तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं रस्टिंग या जंग लगना, यानी कि आयरन ऑक्सीजन और जल के प्रेजेंस में उसमें जंग लगने लगती है। और ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, ये नहीं कि आज रखा और कल जंग लग गई, नहीं, 1 महीने 2 महीने का टाइम लगता है इसमें जंग लगने में, या फिर साल का भी टाइम लगता है, तो जंग लग जाती है। और जब तो ये जंग होता क्या है एक्चुअली, जंग जो होता है वो होता है आयरन का ऑक्साइड हो जाता है, आयरन का ऑक्साइड बनता है, तो इसी वजह से जंग लगती है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है MgO, और आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में बना लेता है आपका FeOS ट्वाइस, ये बना लेता है, ठीक है। तो अब एक क्रियाकलाप है, उसको हम देख लेते हैं। इसको समझ लीजिए कि ये क्रियाकलाप इसलिए है कि जब कोई धातु का ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि जब आयरन जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में जब उस पर जंग लगती है तो होता क्या है, जो जंग लगी है अगर आप उसको खुरच के, किसी चीज़ से खुरच के अलग करें और उसको पानी में घोलने का प्रयास करें, उसका चूर्ण बना के पानी में घोलें, तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से उसमें घुलता नहीं है और कुछ कुछ पार्टिकल उसके नीचे बैठे रहते हैं, या फिर जो विलायक पानी उसमें घुले रहते हैं। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है उसे हम कहते हैं निलंबन, जो पूरी तरह से निलंबन के रूप में रहता है। मतलब जो विलेय के पार्टिकल होते हैं वो विलायक में पूरी तरह से घुले नहीं होते हैं, बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि लटके हुए रहते हैं उसमें, ठीक है। तो अब जब आप उसको पूरी तरह से शेक करेंगे, शेक करने के बाद पूरी तरह से मतलब उसका कुछ अर्क जो है पानी में आ जाए, ऐसा आप करेंगे। उसके बाद से उस पानी को आप पेट्री डिश में या फिर किसी उस पर स्लाइड पे या फिर किसी प्लेट में रखेंगे और उसका परीक्षण आप करेंगे लिटमस पत्र से। लिटमस पत्र से जनरली हम अम्ल तथा क्षार का परीक्षण करते हैं कि कोई विलयन, अगर लिटमस पेपर से उसका परीक्षण करते हैं, अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो ऐसा विलयन जो होता है वो उस विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। और अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। अम्ल तथा क्षार के बारे में आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा, लिटमस पत्र के बारे में भी पढ़ा होगा, जो एक सूचक की तरह काम करता है। तो अभी हम इसका प्रयोग यहाँ पे देखेंगे। तो जब आप लोहे के छीलन जो आपने पानी में घोल के और उसको शेक किया और जब उसका परीक्षण किया कि वो विलयन कैसा है, किस प्रकार का है, तो लाल लिटमस पेपर से जब आप परीक्षण करेंगे तो यहाँ देखिए लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो गया, लाल लिटमस पेपर यहाँ पे आपको दिखेगा नीला हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि जो धातु के ऑक्साइड हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी प्रकृति क्या होती है, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो हमने धातु के बारे में देखा कि जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु के ऑक्साइड।
जैसे हमने देखा आयरन का ऑक्साइड, फिर हमने देखा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि कॉपर भी एक धातु है, और जब कॉपर को लंबे समय तक रखा जाता है तो वो भी क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से क्रिया करके, यानी नम वायु, यहाँ देखिए कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी इसको हमने कहा नम वायु, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य और भी गैसें होती हैं, और अगर उसमें वाटर वेपर भी होता है। तो वाटर वेपर की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो कहते हैं कि वायु में नमी ज़्यादा है। तो नम वायु के प्रेजेंस में जब कॉपर आता है तो वो क्या बना लेता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट का विलयन बना लेता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर बना लेता है, जो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। कॉपर पे ग्रीन कलर की एक परत बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर में कॉपर का बर्तन होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर ग्रीन कलर की परत बन जाती है, और ये ग्रीन कलर की परत किसकी परत होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड की परत होती है और कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। तो हम लोगों ने धातु के बारे में देख लिया। अब हम सेम चीज़ें अधातु के बारे में देखेंगे कि जब किसी अधातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो अधातु के बारे में हमने पढ़ा था, सल्फर एक अधातु है। तो जब आप चूर्णित सल्फर की मात्रा, यानी कि जिस सल्फर का चूर्ण बना हो उसको आप एक उद्दहन चम्मच वो चम्मच होता है जिसमें गर्म किया जाता है किसी पदार्थ को। तो जब आप सल्फ़र को उद्दहन चम्मच में लेके गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद फिर जब वो गर्म हो जाता है तो आप उसको किसी बॉटल में डाल के उसको ढक दीजिए, ताकि उसका वाष्प जो है वो बाहर न जाए। ये क्रियाकलाप 4.4 में आपको यही बताया गया है कि जब सल्फ़र को उद्दहन चम्मच में गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसको एक बॉटल में डाल देते हैं और फिर उसको ढक देते हैं ताकि वाष्प बाहर ना जाए, जो गर्म हुआ है वो बाहर न जाए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसकी वाष्प इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए उसके बाद से आप क्या करेंगे कि जब आप उसकी वाष्प इकट्ठा हो जाएगी तो उसका ढक्कन हटाइए, उसमें थोड़ा सा जल मिला दीजिए, ठीक है। और उसके बाद से आप उस विलयन को बाहर निकालिए, और बाहर निकालने के बाद आप उसका पुनः परीक्षण कीजिए लिटमस पत्र से कि अब इसकी प्रकृति क्या है। तो जब आप इसकी प्रकृति देखेंगे, यानी अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये भी क्या होता है, अधातु का ऑक्साइड बनाता है, अधातु का ऑक्साइड बना लेता है। और उसके बाद से जब उसमें आपने जल मिला दिया, और जल मिलाने के बाद उसका लिटमस पेपर से परीक्षण किया, तो आपने देखा कि जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए होता क्या है, जब हम सल्फ़र को गर्म करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या बना लेता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड का मिश्रण हमें गैस जार में इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद जब हम उसमें जल मिलाते हैं, ऐड करते हैं वाटर, तो बन जाता है सल्फ्यूरस अम्ल। और ये सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, यानी अम्लीय प्रकृति होती है इसकी। इसका परीक्षण हमने कब किया था, जब हमने उस पर लिटमस पेपर डाला था, नीला लिटमस पेपर, और नीला लिटमस पेपर क्या हो गया था, लाल हो गया था। तो हमें पता चला कि इसकी अम्लीय है। तो इतना हमने देख लिया कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बना लेता है, और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः क्या होती है, क्षारीय होती है। और जब कोई अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो भी अधातु का ऑक्साइड बनाता है, और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः क्या होती है, अम्लीय होती है। अब हम जल के साथ धातु तथा अधातु की अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है, कि जल के साथ धातुएं तथा अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था तो हमने धातु तथा अधातु के कुछ उदाहरण देखे थे कि कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से अधातु हैं। उसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि कुछ धातु ऐसे हैं जो बहुत ही अभिक्रियाशील हैं, मतलब वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो जो धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी वो ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करेगी। तो सोडियम, उसी का एक उदाहरण हमने देखा था सोडियम धातु के बारे में। तो अभी हम सोडियम के बारे में जानेंगे, और आपसे मैं बाद में पूछूंगी, कभी क्लास में हम मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि सोडियम क्या है, तो आप लोग मुझे आंसर करिएगा। देखिए सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील होता है,
और यह ऑक्सीजन और जल के साथ जब क्रिया करता है तो इसकी क्रिया जो होती है वो अत्यंत तीव्र होती है। यानी कि जब सोडियम ऑक्सीजन तथा जल के साथ क्रिया कर लेता है तो इससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और इससे क्या होता है, विस्फोट होने का खतरा रहता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। इसी वजह से क्या होता है कि सोडियम को जब रखा जाता है तो उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है ताकि सोडियम जो है ऑक्सीजन और जल के संपर्क में ना आए। जब सोडियम ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आएगा तो क्या होगा कि अभिक्रिया नहीं करेगा, और अभिक्रिया नहीं करेगा तो ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, मतलब घातक प्रकृति का होता है। अगर सोडियम को आप खुले में रख दें और असावधानी बरतें, अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे और साइंस बैकग्राउंड से पढ़ेंगे तो आपको सोडियम टेस्ट के लिए मिलेगा और आपको बताया जाएगा कि सोडियम को आप बहुत ही सावधानी के साथ उसका प्रयोग करें और अपने आप से दूरी बना के रखें। कई बार लेबोरेटरी में भी होता है कि अगर कोई सोडियम के साथ लापरवाही बरतता है तो उसको चोट लग जाती है या फिर आँख पे जल जाता है, कहीं जल जाता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि सोडियम जो होता है जैसे बाहर आता है और अगर ये ऑक्सीजन के टच में या फिर जल के टच में आता है तो अभिक्रिया कर लेता है और बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सोडियम के बारे में हमने देखा। और सोडियम भी क्या है, एक धातु है। तो जब कोई धातु जो है जल से जब अभिक्रिया करता है तो कुछ धातुएं जल से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो जल से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। मतलब धातुओं के जल से अभिक्रिया करने का क्रम अलग अलग है। कुछ धातुएं जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं वो जल से तेज़ी से अभिक्रिया करेंगी जल के साथ, जैसे कि आपका सोडियम, और इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करता है कि विस्फोट हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी धातुएं भी आप देखेंगे जो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जब भी आप ये वाला प्रेक्षण करते हैं, जैसे सोडियम वाला, शिक्षक द्वारा अगर क्लास में कराया जाता है तो आपको बताया जाता है कि देखिए इसकी गेहूं के दाने के बराबर हो, तो ये बताया जाता है कि आप अपने आप से बहुत ही दूरी पे रख के करिए ये प्रेक्षण, और बीकर को दूर रखिए ताकि आपको उससे कोई हानि ना हो। देखिए यहाँ पे परीक्षण दिखाया गया है कि जब सोडियम को जब सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो जल ले लीजिए और उसमें सोडियम डाल दीजिए, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि अभिक्रिया करके बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और हो सकता है कि ग्लास टूट जाए, और अगर शीशे की ग्लास हो तो या बीकर हो तो, और ज़्यादा मात्रा में सोडियम होगा तो टूट भी सकता है और उससे हानि भी हो सकती है। और हमने देखा कि जब धातु जो है, धातु की जल से अभिक्रिया हमने देखा, धातु की जल से अभिक्रिया, तो हमने देखा कि कुछ धातुएं जल से बहुत तेज़ी से जल के साथ बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, मतलब जनरली अभिक्रिया ही नहीं करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती हैं, और कुछ धातुएं जो होती हैं वो जल से क्रिया करती ही नहीं हैं। तो देखिए जैसे हमने सोडियम के बारे में देखा कि जब ये जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, विस्फोट, ऊष्मा उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम गोल्ड देखें, गोल्ड और सिल्वर ये भी क्या है, धातु की कैटेगरी में आता है, लेकिन क्या ये जल से अभिक्रिया करता है? इसको हम लोग हमेशा गर्ल्स जो होती हैं ज्वेलरी के रूप में पहनती हैं, तो जल से अभिक्रिया उसकी नहीं होती है, लेकिन वो भी धातु ही होता है। अब हम देखते हैं कि अधातु जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो अधातुएं जो होती हैं सामान्यतः अधातु जो होती हैं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, यद्यपि ये वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो सकते हैं। मतलब अभी हमने देखा कि वायु के साथ वो अभिक्रिया करते हैं और अधातु का ऑक्साइड बना लेते हैं, लेकिन वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण जो भी आपके बुक्स में दी रहती हैं उसको ज़रूर याद रखिए। उदाहरण के लिए फास्फोरस जो है वो एक बहुत ही सक्रिय अधातु है। फास्फोरस जो है वो बहुत ही सक्रिय अधातु है और वायु में खुला रखने पर ये क्या होता है, आग पकड़ लेता है। तो वायु से ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, अगर वायु के संपर्क में आए तो आग पकड़ लेता है। इसी वजह से फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसको जल में रखा जाता है। तो सामान्यतः क्या होता है, धातुएं जो होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। फास्फोरस एक ऐसी अधातु है जो बहुत ही सक्रिय है और ये वायु के संपर्क में आने पर क्या होती है, आग पकड़ लेती है, इसी वजह से उसको जल में संचित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब धातु तथा अधातु अम्ल के साथ क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, और ये वाली क्लास आप अच्छे से रिवाइज़ करिएगा
और अगर आपको कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।